up guys, this side is Chirag and let's start with your this lecture. याद आई मेरी सालों? इतने दिन नहीं था मैं लॉकडाउन की वजह से, याद आई? अभी भी कुछ दिन मैं होम क्वारंटीन रहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं ट्रैवल करके आया हूँ, तो दिस इज़ नॉट सेफ फॉर माई टीम कि मैं अभी उन लोगों से मिलूँ. नाइदर इट इज़ सेफ फॉर द पीपल आउट हेयर कि मैं बाहर हूँ नहीं है मुझे, बट स्टिल वी विल टेक प्रॉपर केयर. पहली बात, इतने दिन बाद मुझे देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में बता दो कितना याद किया मेरे को. मैं बाद में देखने वाला हूँ साले तुम में से कितने लोगों ने मुझे याद किया है. आज का लेक्चर, अब आने वाले कुछ दिन के लेक्चर्स जब तक मैं होम क्वारंटीन हूँ तब तक के लिए आपको ऐसे ही अपलोड होकर मिलते जाएंगे. बट डोंट यू वरी, मैं पक्का वापस से लाइव आऊँगा फॉर श्योर. तब तक के लिए इन्हीं वीडियोस के साथ मैं आपको बता देता हूँ. एंड आई बिलीव, डोंट यू वरी, अपन लोग इसको इन डेप्थ ही कवर करेंगे. कोई फर्क नहीं आएगा मेरे लाइव ना आने से. कुछ दिन की बात है, बस इतने दिन की दूरी होगी, कुछ दिन का और सह लो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. आज छोटू सा लेक्चर रखेंगे, बहुत बड़ा नहीं रखना. बहुत दिन बाद आप पढ़ रहे हो. हम पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहाँ पे मैंने आपको फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में उस दिन लास्ट सिखाया था. फ्रॉड हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया था, मिसरिप्रेजेंटेशन रीड करना बाकी था. पर मिसरिप्रेजेंटेशन रीड करने से पहले हमारे नोट्स में, यानी कि पेज नंबर 46 पे आता है कॉन्ट्रैक्ट्स उबरमय फिदे. नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट उबरमय फिदे? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है बच्चे. कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें हम लोग उबरमय फिदे यूज करते हैं? हम बोलते हैं दैट दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पे हम अटमोस्ट गुड फेथ बिलीव करते हैं. क्या बिलीव करते हैं? अटमोस्ट गुड फेथ बिलीव करते हैं. यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इस जब कॉन्ट्रैक्ट में हम दोनों एंटर कर रहे थे, मतलब आप और मेरे बीच में जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तो कब हम अटमोस्ट गुड फेथ मानेंगे कि आप खुद अपनी तरफ से मुझे सब कुछ बता दो जो रेलेवेंट था मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जानना. कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ क्या बोलते हैं कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इवन इफ हमने आपसे बात नहीं पूछी थी तब भी आपको बतानी है, अगर आपको लगता है कि वो मटेरियल था तो. आपने कहा सर जैसे कि कहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स. जब कभी भी आप देखो, अब मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास एक कार है जिसका मैंने इंश्योरेंस करवा रखा था. अब वो इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया एंड पोस्ट द इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, उसके बाद मैंने गाड़ी ठोक दी. अब मैंने कहा अरे बाप रे, अब तो खर्चा आ गया. मैंने कॉन्ट्रैक्ट, आजकल तो इंश्योरेंस ऑनलाइन ही हो जाता है, इस पैंडेमिक की वजह से हम लोग ऑनलाइन इंश्योरेंस कर सकते हैं. बस आपको कुछ फोटोज भेजने, मैंने कहा उसमें क्या दिक्कत है, प्लेट खोलता हूँ, दूसरी गाड़ी के आगे प्लेट में लगा दूंगा और वीडियो बना के भेज दूंगा कि भाई ये मेरी गाड़ी है, और 4-5 दिन बाद बोलूँगा हाँ मेरी गाड़ी अभी भी ठुकी है. अब यहाँ पे इंश्योरर बोल रहा है कि भैया जब कभी भी मैं आपका इंश्योरेंस करता हूँ ना, वेदर इट बी हेल्थ इंश्योरेंस, वेदर इट बी कार इंश्योरेंस और एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस, हम बिलीव करते हैं दैट दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर उबरमय फिदे, यानी कि ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. वी आर एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू कि आप लोग पूरी ईमानदारी से हमें सब कुछ बताएंगे. अगर नहीं बताया तो हमको पता है कैसे चेक करना है, और अगर हमें आगे चल के पता पड़ गया कि आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में हमसे कुछ झूठ बोला था या हमसे कुछ छुपाया था, हम आपको, वापस रिपीट कर रहा हूं, हम आपको आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी वॉइड कर देंगे और आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं देंगे. सर ऐसा लोग करते हैं क्या? अरे बिल्कुल करते हैं. अभी मैं आपको रिसेंटली बताता हूं, मेरी बुआ की तबीयत खराब हो गई थी. कैसे? वो बाथरूम में स्लिप हो गए, वो गिर गए, उनकी L1 L2 L3 फ्रैक्चर हो गई. ठीक है, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कम से कम 4-4.5 लाख का ऑपरेशन होगा, उसके बाद ही ठीक हो पाएंगे. मैंने कहा यार बुआ आपका इंश्योरेंस है? बुआ ने कहा नहीं मेरा इंश्योरेंस नहीं. मैंने कहा क्या आप 15-20 दिन ऐसे ही चला सकते हो? तो वो ने कहा चला तो लूँगी, क्या करना है? मैंने कहा देखो आपको बिल्कुल स्ट्रेट चलना है और स्ट्रेट चल के बस इंश्योरेंस ऑफिस में जाना है जहाँ मैं आपका मेडिकल इंश्योरेंस करवा देता हूँ. जब वो एग्जामिनेशन करें तो ऑब्वियसली वो आपके बैग को हाथ नहीं लगाएंगे, बस आपसे पूछेंगे आप ठीक हो, तो आप बोलते ना हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बैठना आराम से बात करके आना, और 15 दिन आप थोड़ा बेड रेस्ट कर लो, उसके बाद अपन क्लेम कर लेंगे कि भाई बाथरूम में गिर गई थी, तो ये तो कवर हो जाएगा, 4 लाख रुपये बच जाएंगे. बुआ ने कहा ठीक है ऐसा कर लेते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग आउट हियर इज, मैं इंश्योरेंस कंपनी मुझ पर अटमोस्ट गुड फेथ रखती है और मैंने उनसे झूठ बोला. आपको क्या लगता है इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही अप्रूव कर देगी? अब वो उस डॉक्टर से पूछेगी कि इंजरी कितने दिन पुरानी दिख रही है, ऑब्वियसली एक हड्डी 15 दिन पहले टूटी है, तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट में आएगा कि भाई तो पहले से इंजरी है, और इंश्योरेंस कंपनी मेरे को बोलेगी कि भैया आपने हमसे झूठ बोला, जब आप एग्जामिनेशन करवाने आए थे तब ये इंजरी आपको थी और आपने फिर भी हमारे ऊपर इसको चिपकाया. मैंने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ ब्रीच किया, मेरी पॉलिसी वॉइड हो जाएगी, मेरे को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, मेरे को इंश्योरेंस क्लेम सेटल नहीं करके दिया जाएगा. आ जाओ भाई. सो देयर आर कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच द लॉ इम्पोजेस ड्यूटी टू एक्ट अपॉन विथ अटमोस्ट गुड फेथ, जहां पे लॉ आपके ऊपर बोलता है कि आपको अटमोस्ट गुड फेथ में काम करना है, दैट इज टू डिस्क्लोज ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन,
फेलियर टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स विल मेक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। तो अगर आप लोगों ने कोई चीज डिस्क्लोज नहीं करी है तो इसमें क्या हो जाएगा, द अदर पार्टी हैज गॉट द राइट्स कि अब वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। मेरे केस में बुआ की तबीयत खराब में मैंने अदर पार्टी को नहीं बताया कि मेरी बुआ पहले से इंजर्ड थी, सो नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड बट इट इज वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब क्या हो गया, दैट द अदर पार्टी हैज द राइट टू डिटरमाइन whether they should allow you and whether they should give you the compensation or they should not give you the compensation at the option of the other party. Now following are the examples of uberme fidi जहां पे लगता है जैसे कि insurance contracts of all types of insurance contract calls you for utmost good faith that you disclose each and everything possible. Next is company's prospectus. जब कभी भी एक कंपनी अपनी रिटेल शेयर होल्डर्स को बताती है हम मानते हैं कि हम आप पे utmost good faith इंपोज कर रहे हैं, दैट यू विल टेल अस ईच एंड एवरी स्लाइटेस्ट ऑफ मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जो आपको बताना जरूरी थी वो आप हमें जरूर बताएंगे। श्योर। थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड। ये आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने आपके ऊपर लगाई कि जब कभी भी आप एक प्रॉपर्टी यहां से दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो तो वहां पे जो प्रॉपर्टी बंदा बेच रहा है हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बायर को सब कुछ बताएगा अबाउट द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी कि ये क्लियर है कि नहीं है, सारे टैक्सेस भरे हुए हैं, और अगर आगे चल के हमें पता पड़ता है कि इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपने कोई भी बात हमसे छुपाई तो ऐसे केस के अंदर बायर कैन वॉइड दिस सेल। और बायर बोल सकता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरे को मेरा बाकी का पैसा वापस करो। श्योर है। एंड लास्ट इज सेटलमेंट ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। जब फैमिली प्रॉपर्टी सेटल हो रही होती है यहां पे भी अटमोस्ट गुड फेथ को इंपोज किया जाता है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स जहां पे उबर में फिदी लगता है, और भी जगहों पे लगता है पर यहां तो लगता ही है। हमारे लिए सिर्फ इतना ही रेलिवेंट था। तो अगर याद रखना एमसीक्यू कहां आएगा, इफ utmost disclosure is not done और utmost good faith is not followed, ऐसे केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या होता है, तो याद रखना इट बिकम्स voidable and not void। प्लीज याद है ना voidable void में क्या फर्क होता था, मैंने आपको सिखाया था। डी इज मिसरिप्रेजेंटेशन, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट मच टाइम ओवर दिस। क्या होता था मिसरिप्रेजेंटेशन, सर आता है ना, काहे को टेंशन कर रहे हो, बहुत सिंपल है। फ्रॉड में आपने बताया था कि सामने वाला बंदा कोई एक फैक्ट बताता है, फ्रॉड में आपने बताया था कि सामने वाला बंदा कोई फैक्ट बताता है जो उसको पता है कि गलत है, फिर भी वो हमारे सामने इसको स्टेट करता है, ताकि हम उस चीज को मान लें, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें और लॉस सफर करें। और जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन में सर क्या होता है, जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि सामने वाले बंदे ने बात तो गलत ही बताई है, मतलब मैंने आपको बात तो गलत ही बताई है, पर इवन आई बिलीव्ड कि ये बात सही है। तो जो मैं आपको बता रहा था वो इंफॉर्मेशन गलत थी, पर मुझे भी यही पता था और मैंने वही आपके सामने कन्वे किया। दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको दोनों की ट्रीटमेंट में एक बात बताई थी, दोनों ही केसेस में द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिसेंडेड, एंड इट इज गोइंग टू बी रिसेंडेड। और हम रेस्टिट्यूशन की मांग करेंगे। हम किसकी मांग करेंगे, याद कर लो, हम किसकी मांग करेंगे, रेस्टिट्यूशन की मांग करेंगे। और रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हम बोलेंगे कि जो पहले का स्टेटस था हमको वही वापस करके दो। मतलब बायर खरीदने से पहले जिस पोजीशन पे था और सेलर सेल करने से पहले जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन को रेस्टिट्यूट करो, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को नल कर दो, वॉइड कर दो और दोनों को प्रायर पोजीशन पे पहुंचा दो। दिस इज व्हाट यू से इज रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन फ्रॉड में भी होगा, रेस्टिट्यूशन मिसरिप्रेजेंटेशन में भी होगा। पर खास बात क्या थी जो याद करने वाली थी, वो ये थी मेरे दोस्त कि मिसरिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट का रेस्टिट्यूशन तो होता है पर आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, बट इन केस ऑफ फ्रॉड रेस्टिट्यूशन तो होगा ही होगा, साथ में आप लोग डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। तो प्लीज अपने नोट्स के अंदर लिख के रख लीजिए, इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन रेस्टिट्यूशन इज द ओनली रेमेडी। जल्दी से लिख लो, इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन रेस्टिट्यूशन इज द ओनली रेमेडी। जल्दी लिख लो भाई। And next line, in case of fraud, restitution plus damages can also be claimed.
हाँ जी, आई होप ये बात आपको समझ में आई है। अब नेक्स्ट अप देखते हैं। वी आर लर्निंग what? We are learning misrepresentation. We are learning misrepresentation. Let's see what is misrepresentation. ये ऑलरेडी अपने को आता था, तो अब इसमें प्लीज बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना, रफ्तार बनाएंगे। सेक्शन 18 बात करता है मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या था, बात तो गलत थी पर मैं भी यही जानता था कि बात यही है। सो मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन नहीं था, मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन नहीं था। इंसान अपनी सच्ची भावना से आपको एक बात बता रहा था जो उसे पता पड़ी और उसने आपको बता दी। So it is an innocent or unintentional false statement. So it is a false statement, but it is innocent. It is unintentional. उसने deliberately नहीं किया है। और assertion of a fact made by one party to other during the course of negotiation of a contract is called a misrepresentation. So now you guys know the difference between fraud and misrepresentation. पिछले लेक्चर में मैंने वैसे ही इसके बारे में बहुत बताया आपको। The party making the statement honestly believes in it to be true and is made an honest ignorance of its falsehood. तो जो पार्टी ये स्टेटमेंट बना रही है वो मानती है कि ये ट्रू है एंड वो आपको इसीलिए आगे कन्वे करती है। Now what are the elements? Quite simple. Misrepresentation should be of material facts. Obviously जो misrepresentation हुआ है वो कोई material facts का होना चाहिए, तभी तो अपन कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करेंगे ना। Mere expression of opinion is not misrepresentation. अब देखो, विकास सर गाड़ी खरीद रहे थे, उन्होंने बोला जरा गाड़ी चला, तेरे हिसाब से क्या है? मैंने गाड़ी चलाई, मैंने कहा मेरे हिसाब से अच्छी लग रही है, ले सकते हैं। अब विकास सर ने मेरे ओपिनियन पे गाड़ी नहीं ली है, ही जस्ट आस्क्ड मी एन ओपिनियन, आई टोल्ड हिम माय ओपिनियन, सो मेरे हिसाब से मुझे गाड़ी सही लगी। तो अब आप इस चीज़ को नहीं बोल सकते कि नहीं चिराग ने बोला था इसीलिए मिसरिप्रेजेंटेशन है। मैंने कहा भैया ये कोई मटेरियल फैक्ट ही नहीं था, यहाँ पे मैंने कुछ हाइड नहीं किया और मेरा तो सिर्फ एक ओपिनियन था, मुझे तो कुछ पता भी नहीं, मैंने चला के देखा, मुझे अच्छी लगी, मैंने बता दिया, दैट्स इट। सो misrepresentation should be of a material fact. Misrepresentation should be with intention that other party should act upon it. Second चीज क्या थी भाई, misrepresentation जो है should be with intention that other party should act upon it. The represent, अच्छा एक सही ना सर, ये इंटेंशन वर्ड आगे लल्लू, ये इंटेंशन फ्रॉड करने का नहीं है, ये इंटेंशन है आपसे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाने का। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने जो बोला वो मेरे हिसाब से सच्ची है। और मेरा इंटेंशन क्या था आपको ये बताने का, मेरा इंटेंशन था ताकि आप इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो। तो बेटा यहाँ पे इंटेंशन वर्ड यूज हुआ है आपको ये बताने के लिए कि मेरा इंटेंशन था कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो, मेरा इंटेंशन आपको गलत फैक्ट बताना नहीं था। फ्रॉड में मेरा इंटेंशन आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराना भी था और मेरा इंटेंशन आपको गलत फैक्ट बताना भी था। श्योर है? The representation must have been acted upon. ये तो फ्रॉड में ही पढ़ा ही था अपन ने। So thus, if a person makes a misstatement, but other person acts independently and not on the basis of wrong statement, person making the wrong statement shall not be liable. Next up is every even suppression of material facts can be misrepresentation. कुछ चीज छुपाना भी misrepresentation हो सकता है। That's it. Now effect of fraud and misrepresentation, please इस पे लिखो already done. जो मैंने आपको चार्ट बनवाया था ना, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल, वॉइड नहीं होता, वॉइडेबल होता है। गोबर मत करना पेपर के अंदर। सो फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, आइदर ऑफ द थिंग्स विल मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। आप चाहें तो परफॉर्मेंस, यानी कि द अदर पार्टी इफ वांट्स कैन क्लेम परफॉर्मेंस, और अगर वो चाहे तो उसे वॉइड भी कर सकती है। रेस्टिट्यूशन, अब देखो यहां पे लिख लो, रेस्टिट्यूशन एंड नो डैमेजेस इन केस ऑफ misrepresentation and restitution plus damages in case of fraud. लिख के रख लो भाइयों, लिख के रख लो। Now the next thing what we are about to learn are some exceptions. मतलब क्या, that in this case the contract is not voidable और ना ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है। कैसे कैसे देखते हैं कैसे। मैं एक सेलर हूं जो हॉर्स बेचता है, हॉर्सेस बेचता है। आप आए बाय करने के लिए, आपने कहा कि सर एक हॉर्स चाहिए, ठीक है। मैंने आपको एक गधा दिखाया, मैंने कहा ये बहुत तेज दौड़ता है, लाखा, बढ़िया एकदम, आप लेके जाओ, मजा आएगा आपको, मतलब मस्त है। आपने कहा ये तो गधा है, मैं कहा नहीं नहीं हॉर्स है, ये तो छोटा घोड़ा है ना इसलिए गधा लग रहा है। ऑर्डिनरली देख के पता पड़ रहा है गधा कैसा दिखता है और घोड़ा कैसा दिखता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने बोला तो आपको मान नहीं था, आप ऑर्डिनरली पता कर सकते थे ना वो क्या है, फिर भी आप इसे घोड़ा समझ के खरीद रहे हो। हमने कहा साले गधा तो तू है।
तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, अब मैं जो आपको लाइन समझाना चाह रहा था, देखिए, इफ द अग्रीव पार्टी, बेटा अग्रीव पार्टी कौन होती है, जिसके साथ गलत हुआ है। अगर अग्रीव पार्टी के पास तरीका था ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विथ ऑर्डिनरी डिलीजेंस, वो ट्रूथ ऐसे ही पता लगा सकता था, ऑर्डिनरी डिलीजेंस से नॉर्मली चेक करके पता लगा सकता था, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं करते। हम बोलते हैं भैया आपकी गलती है, यहां पे हम लगाते हैं कैविएट एम्प्टर। यहां पे हम क्या लगाते हैं, कैविएट एम्प्टर। बच्चों प्लीज लिख के रख लो, कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर्स be aware, let the buyer be aware, that the buyer should be aware. Sure, simple, sweet. Next up, a misrepresentation which did not cause the consent of the party. अच्छा, मैंने आपको misrepresentation में क्या बताया था, क्या क्या essentials थे। पहला आपने बोला था misrepresentation का essential है कि there should be an unintentional wrong fact, वो तो है। And second मैंने बोला था that the party should have entered into the contract based on the fact which you told. The party should have entered into the contract based on the fact you have told. So now what is coming down here, my friends? What is coming down here, my friends? That act is very important even in case of fraud and also in case of misrepresentation. So this brings us to a very important point, that a misrepresentation which did not cause the consent of the party. तो आपके इस फैक्ट के ऊपर पार्टी ने कंसेंट दिया ही नहीं था, वो इतना मटेरियल था ही नहीं, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं करते हैं, क्योंकि आपका ये फैक्ट उसको ऑल्टर नहीं कर रहा था, उसका माइंड किसी और चीज से चेंज हुआ, आपके इस फैक्ट से चेंज नहीं हुआ। Where the party after becoming aware of the fraud affirms or ratifies the contract. बच्चों मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मैंने आपको गलत चीज दी थी, आपको पता पड़ गया, आप वापस आए, आपने कहा भैया क्या दिया है, ये तो गलत है, जो आपने बोला था उसकी जगह कुछ और दिया है। मैंने कहा हाँ यार मेरे से फ्रॉड हुआ, आई एम सॉरी। आपने कहा चल ठीक है रहने दे, अब जो दे दिया सो दे दिया। आपने क्या कर दिया, आपने मेरी गलती को रैटिफाई कर दिया। क्या कर दिया, रैटिफाई। प्लीज अपने नोट्स में 2 पॉइंट लिखो, मैं जो बोल रहा हूं वो लिखना। अच्छा, अफर्म का मतलब होता है आपने हाँ कर दिया, अग्री कर दिया, अफर्म इज टू अग्री। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज राइट इट डाउन। रैटिफाई मीन्स टू अप्रूव, ratify means to approve. So affirm and ratify is one and the same thing. Ratify means to approve, whereas ratify means to approve, whereas rectify means to correct. Rectify means to correct. ठीक है, यहां पे इन लोगों ने क्या वर्ड यूज किया है, रैटिफाई। रैटिफाई का मतलब क्या होता है कि उसको आपका मिसरिप्रेजेंटेशन, उसको आपका फ्रॉड पता पड़ा, पर उसने उस चीज से अग्री कर लिया, उसने कहा बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। दैट्स रैटिफिकेशन। नेक्स्ट अप इज द राइट ऑफ रिसिशन। रिसिशन का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना। द राइट ऑफ रिसिशन कैन बी क्लेम्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड। अब इसका मतलब क्या हुआ, रीजनेबल टाइम इज नोवेयर डिफाइंड। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया रीजनेबल टाइम इज नोवेयर डिफाइंड। अब एक बात समझना, आप लोगों ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने आपको घोड़े की जगह गधा दे दिया, आपको घर जाते ही आपकी मॉम ने बोला गधा तू है, ये नहीं, वैसे ये भी गधा ही है पर तू इससे बड़ा गधा है, ये बोला आपको पता पड़ गया। आपने कहा फिर लग तो क्यूट रहा है ना लाखा, मैं लेके घूमूंगा इसको। आप तो गधे पे बैठ गए और गधे की तरह घूमे जा रहे हो, और कितने दिन से, 6 महीने से गधे पे गधे की तरह घूम रहे हो घोड़ा समझ के। 6 महीने बाद आप वापस आते हो बोलते हो तो गधा है। मैंने कहा भैया अगर आपको तभी पता पड़ गया था तो 6 महीने क्या कर रहे थे। आपने कहा पता नहीं कहीं घोड़ा बन जाता, रुका हुआ था। हमने कहा फिर तो आप सच में बहुत बड़े गधे हो, बाहर निकलो यहाँ से। Now what I'm trying to say, अरे भैया एक चीज आपके पास आई, चाहे फ्रॉड से आई चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन से आई, पर आपके पास, आपको पता पड़ने के बाद भी आप उसको दे धनादन इस्तेमाल किए जा रहे हो, आप उसको दे धनादन इस्तेमाल किए जा रहे हो, तो ऐसे केस में आप रिसेंड मतलब कि कैंसिल करने का राइट खो देते हो। सो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। एंड लास्ट, इफ अ थर्ड पार्टी acquires rights or interest in the subject matter of the contract for value and in गुड फेथ। ये लास्ट पॉइंट था जहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं कर सकते। मानिए मैंने आपको कोई चीज दी, आपके साथ मैंने फ्रॉड किया होगा, आपके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन किया होगा, कुछ भी किया हो, ये चीज निकल के किसी थर्ड पार्टी के पास चली गई, आपने इसे आगे किसी थर्ड पार्टी को दे दिया और उस बेचारे ने इसको पैसा देकर, मतलब फॉर वैल्यू
और गुड फेथ में खरीदा है, पैसा देकर फॉर वैल्यू एंड गुड फेथ में खरीदा है, तो ऐसे केस में अब ये कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ में चला गया है। अब प्लीज बात समझना मैं इधर क्या कहना चाह रहा हूं। विकास इज द सेलर, चिराग इज द बायर। एज यूजुअल इस साले ने मेरे साथ फ्रॉड किया और मुझे कोई चीज़ दे दी, पर ये चीज़ मेरे पास आई, मैंने आगे एक बहुत ही मासूम भोले जीव को ये दे दिया, दैट इज हरीश सर। ठीक है, विकास सर ने फ्रॉड किया चिराग के साथ और चिराग ने हरीश सर को दे दिया। हरीश सर ने ये जो चीज़ है वो फॉर वैल्यू मतलब पैसा दे के खरीदी और गुड फेथ में खरीदी। ठीक है, ये आगे गया। लेटर ऑन चिराग को पता पड़ा कि विकास ने उसके साथ फ्रॉड किया था। सो नाउ द क्वेश्चन इज कैन चिराग नाउ मेक दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल? क्या ये अब वॉइडेबल हो सकता है? आपने कहा नहीं भैया अब नहीं हो सकता है वॉइडेबल। क्यों? क्योंकि ये चीज ऑलरेडी आगे चली गई हरीश सर के पास फॉर वैल्यू एंड इन गुड फेथ। तो अब चिराग के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं किया जा सकता। एज अगेंस्ट अगर हरीश सर को कोई तकलीफ आएगी तो वहां पे हरीश सर उसको वॉइडेबल करे, हमें दिक्कत नहीं है। हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि क्या चिराग और विकास सर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या अब वो वॉइडेबल हो सकता है? हमने कहा नहीं, अब थर्ड पार्टी के पास ये जा चुका है तो अब चिराग कुछ नहीं कर सकता। समझ लगा? प्लीज एक बार जल्दी से रीड कर लो। अच्छा, आई एम नॉट रीडिंग दिस फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। जल्दी से ये 4 पॉइंट है, जल्दी रीड मार लो। आई एम गिविंग यू 2 minutes. 2 minutes are more than sufficient, I guess. इधर देख लो, फ्रॉड में डैमेजेस डिमांड कर पा रहे हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन में डैमेजेस नहीं है। पहले ही बोल रहा हूँ इसके लास्ट पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना, ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम ओवर दिस। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने पढ़ लिया। डाउट्स तो आप पूछ नहीं सकते, बच्चे का डाउट है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना है यार। अब हम क्या ही कर सकते हैं। आई कांट कम आउट लाइव राइट नाउ एंड आई डू नॉट हैव दैट सॉफ्टवेयर इन माई हाउस। मैं भी मेरे घर में ही मेरा जो स्टूडियो सेट कर रखा है उसमें कर रहा हूँ, उससे मैं लाइव नहीं आ सकता। तो आई एम वेरी सॉरी यार, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मैसेज करिएगा, वील सॉल्व इट आउट। नेक्स्ट अप इज लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मत करो ज़्यादा टाइम वेस्ट। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं मिलता। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या? अरे यार मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मर्डर करने के लिए, क्या इस बार जो मैं ऑब्जेक्ट आपके सामने लेके आ रहा हूँ इज दैट लीगल? द पॉइंट कम्स हेयर एंड द आंसर इज वेरी क्लियर दैट नो, दैट इज नॉट लीगल सर। आप जो करवा रहे हो दैट इज अनलॉफुल। सो एनीथिंग विच इज़ फोरबिडन बाय लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल कर देते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द एसेंशियल्स कि आप लोग जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, दैट इट इज़ लीगल, बस। तो प्लीज़ इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। प्लीज़ देखते हैं। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के पास एक लॉफुल ऑब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, वरना हम लोग उसको सही नहीं मानते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट इज अनलॉफुल, इफ द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, the agreement is void and cannot be enforced by law. The agreement becomes void and it cannot be enforced by law. Object or consideration in an agreement is regarded as unlawful. हम कब मानते हैं
कि कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट या फिर उसका कंसिडरेशन अनलॉफुल है। देखो, इफ इट इज फोरबिडन बाय लॉ, बेटा व्हाट इज फोरबिडन? प्रोहिबिटेड। इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, अगर मैं आज आपको बोलूं कि भैया मैं आप लोगों को फ्री में CACD पढ़ा रहा हूं, इन रिटर्न आप मेरे लिए 2 किलो नशीले पदार्थ लेके आना, क्या ये कंसिडरेशन सही है? नहीं। ऑब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, पर जो मैं कंसिडरेशन आपसे बोल रहा हूं क्या वो सही है? नहीं। अदर वे राउंड, आप मेरे सामने ऑफर लेके कि सर हम आपको 2 किलो नशीले पदार्थ देंगे, ड्रग्स देंगे। मैं ठीक है, आपने बोला इन रिटर्न कंसिडरेशन हमको क्या चाहिए? इन रिटर्न हमको आपसे कंसिडरेशन चाहिए कि आप हमको पढ़ा दोगे। अब ऑब्जेक्ट इलीगल है, कंसिडरेशन बहुत अच्छा है, पर ऑब्जेक्ट इलीगल है, तो चाहे कंसिडरेशन बोल लो या ऑब्जेक्ट बोल लो, इफ दैट इज फोरबिडन बाय लॉ द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी वॉइड फॉर श्योर। An act which would defeat the provisions of any law, ऐसी कोई हरकत जो कोई प्रोविजन ऑफ लॉ खराब कर दे। मतलब लॉ कुछ करने के लिए बोल रहा था, पर आपने ऐसी हरकत की जो लॉ के अगेंस्ट जा रहा है। आपकी हरकत की वजह से सामने वाले को या फिर उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी हुई है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी गलत है। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ एग्रीमेंट इज फ्रॉडलेंट। फ्रॉड का मतलब क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। तो आप और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है? ऑब्वियसली नो। When court considered it immoral, कोर्ट ने इसको क्या कंसिडर किया कि मोरालिटी के खिलाफ है। सर क्या होता है when the court is considered, मतलब किस चीज़ को आप इमोरल बोलते हो? मैं और एक लड़की एग्रीमेंट कर रहे हैं दैट आई विल हेल्प हर आउट एंड वी विल प्रमोट प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया। अब जो प्रोस्टिट्यूशन वर्ड है दिस इज इमोरल एज पर आर कोर्ट, तो कोर्ट उसको इमोरल मानती है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में कल मैं बोल सकता हूँ देखो ना हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था, आई टोल्ड हर कि जब मैं उसको बोलूंगा शी इज गोइंग टू प्रमोट प्रोस्टिट्यूशन फॉर मी, शी इज नॉट प्रमोटिंग प्रोस्टिट्यूशन, दैट्स रॉन्ग, आई वांट टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। द कोर्ट विल से दैट गाइज दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इमोरल। जब कोर्ट उसको पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ मानता है। नाउ व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी, मैंने नीचे दिया अग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ये सब है। सो द वर्ड पब्लिक पॉलिसी हैज नेवर बीन डिफाइंड फर्स्ट, जो आपको याद रखना है। इट मीन्स एनीथिंग हार्मफुल टू द पब्लिक और पब्लिक गुड। पब्लिक पॉलिसी कहीं नहीं समझाया गया, हम सिर्फ ये बोलते हैं एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द पब्लिक और पब्लिक को हार्म करेगा, दैट्स पब्लिक पॉलिसी। एन अग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी इज वॉइड MCQ। ऐसा अग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ किया गया है उसे हम हमेशा क्या ट्रीट करेंगे? वॉइड ट्रीट करेंगे। नाउ लिस्ट ऑफ अग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अब ये सारे हैं अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी के। मेरे को इसमें आपको कुछ समझाना नहीं है, ये आपको याद करने हैं। मैं इस पे MCQs आज टेलीग्राम पे आज ही डालूंगा, सो MCQ आ सकता है इस पे, देख लो। एक ऐसा अग्रीमेंट जिसमें आपको बोला जाए कि आपको अपने एनिमी के साथ सामान खरीदना है, बेचना है, आपको होगी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, दैट्स माय चॉइस, मैं किसके साथ सामान ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। नेक्स्ट अप, अग्रीमेंट टू कमिट क्राइम, इट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अब देखो, आप बार बार नोटिस करके देखना, ये जो भी एग्रीमेंट है इससे पब्लिक को हार्म हो रहा होगा, ये जो भी एग्रीमेंट है इससे पब्लिक को हार्म हो रहा होगा, तो यू विल गेट द आइडिया। सिर्फ बार बार जब भी कोई पॉइंट पढ़ो आपके दिमाग में लाओ कि क्या ये पब्लिक को हार्म कर रहा है, वो यहाँ होगा, देखना। तो एनिमी के साथ ट्रेड करना, क्राइम करने का एग्रीमेंट करना, किसी के जस्टिस सिस्टम को टच करना या फिर जस्टिस ना होने देना, अग्रीमेंट टू इंटरफेयर विद एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी ऑफ पर्सन, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग का मतलब क्या? ऐसा एग्रीमेंट किया कि आप सामने वाले को कोर्ट ही नहीं जाने दे रहे हो। आपने कहा भाई ये क्या कर रहा है भाई? नेचुरल जस्टिस कहता है कि भाई कोई भी इंसान जिसके साथ गलत हुआ है वो कोर्ट जाएगा, तो उससे ऐसा एग्रीमेंट कैसे कर रहा है कि कल अगर तेरे साथ कुछ गलत हुआ तो तू कोर्ट नहीं जा सकता? गलत एग्रीमेंट है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। अग्रीमेंट इन अपोजिंग टू ड्यूटी, आपकी कोई ड्यूटी थी लॉफुल काम करने की, पर आपने उससे अग्रीमेंट कर लिया कि आप ये ड्यूटी नहीं परफॉर्म करोगे। हमने कहा पागल है क्या, आप ऐसा एग्रीमेंट कैसे कर सकते हो कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगा। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ पेरेंटल राइट्स, आप एक माँ बाप को अपने बच्चों को ध्यान नहीं रखने दोगे और आप उनसे एग्रीमेंट कर रहे हो कि आज के बाद आप अपने बच्चों से नहीं मिलोगे। ऑब्वियसली दिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। रेस्ट्रिक्शन अगेंस्ट पर्सनल फ्रीडम, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन इन पर्सनल फ्रीडम? चाहे कुछ भी हो जाए मैं रवीना से शादी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं रवीना से शादी नहीं करूंगा, ऐसा एग्रीमेंट करवा रहे हो। क्यों भाई? मेरी पर्सनल फ्रीडम है। चाहे कुछ भी हो जाए चिराग कभी भी CS को नहीं पढ़ाएगा, क्यों नहीं पढ़ाएगा भाई? वो मेरी पर्सनल फ्रीडम है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, आप मुझे किसी से शादी नहीं करने दे रहे हो या किसी स्पेसिफिक पर्सन से शादी नहीं करने दे रहे हो। मैंने कहा इट इज माई चॉइस, माई चॉइस इज माई चॉइस, नन ऑफ योर चॉइस।
मैरिज ब्रोकरेज, आप मैरिज के लिए ब्रोकरेज नहीं ले सकते। आप जो ऑनलाइन साइट्स भी देखते हो ना, वो शादी करवाने की ब्रोकरेज नहीं लेती है, वो अकाउंट चार्जेस लेती है जिससे लोग एक दूसरे से मिल पाए। मैरिज ब्रोकरेज इज नॉट अलाउड, ठीक है। जल्दी देख लो, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। नाउ व्हाट इज अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड? आपसे किसी ने एक अग्रीमेंट किया, आज विकास सर ने मुझसे एक अग्रीमेंट किया कि चिराग अगर तू यस से निकल रहा है तो तू 2 साल तक पढ़ाएगा ही नहीं, तू 2 ईयर्स तक पढ़ाएगा ही नहीं। मैंने कहा भैया पूरी जनता भूल जाएगी मेरे को अगर मैं 2 ईयर्स तक पढ़ाऊंगा नहीं तो। ऐसी चीज आप कैसे कर रहे हो? नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर मेकिंग मी एंटर इनटू एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। आई कैन नॉट ट्रेड, आई कैन नॉट डू माई प्रोफेशन, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गेट इट लॉस, मैं जीऊंगा कैसे? सो एन अग्रीमेंट विच रिस्ट्रेन पर्सन फ्रॉम डूइंग लॉफुल प्रोफेशन। मेरा लॉफुल प्रोफेशन था ना पढ़ाना, कोई मर्डर तो नहीं कर रहा हूँ जो मुझे वो रोक रहा है, मैं पढ़ा ही रहा था ना। आप मेरा प्रोफेशन रोक रहे हो, आप मेरी ट्रेड रोक रहे हो, आप मेरा बिजनेस रोक रहे हो, उसको वॉइडेबल नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट को पहले से ही क्या मानते हैं? वॉइड। अब देखो ऊपर एग्रीमेंट लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट तो लिखा ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा वॉइड ऐप इनिशियो होते हैं। सो ऐसा एग्रीमेंट जो रिस्ट्रेन करता है एक पर्सन को फ्रॉम डूइंग एनी लॉफुल प्रोफेशन, एनी ट्रेड, इज कंसिडर्ड वॉइड, ऑलवेज वॉइड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहां पे ये इतना सा पार्ट अगर आप देख रहे हो ना, ये अपने को और करना है एंड वील स्टॉप फॉर टुडे, ठीक है। कब कब रिस्ट्रेन लगाया जाता है एग्रीमेंट के थ्रू, पर वो रिस्ट्रेन वैलिड होता है। कौन से केसेस में रिस्ट्रेन लगाया जाता है और वो रिस्ट्रेन को क्या माना जाता है? वैलिड माना जाता है। लेट्स सी फर्स्ट, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल। अब बात समझना, मेरा एक बिजनेस है, अच्छा यस अकेडमी नहीं यार, यस का नहीं एग्जाम्पल लूँगा। लेट्स से कोई भी एक मेरा बिजनेस है जिसमें मैंने नाम कमाया, बहुत हद से ज़्यादा नाम कमाया। मैं आज जो बिज़नेस बेच रहा हूँ आपको, आप खरीद रहे हो, अब दिमाग लगाना भाई, बिज़नेस मेरा है, लोग मुझे जानते ही हैं। अगर मैं आपको मेरा बिज़नेस बेच दूंगा और सामने एक और नया बिज़नेस खोल दूंगा सेम, तो आप बोलोगे भैया क्यों मेरे से गुडविल के पैसे ले रहा है? लोग तो तेरे पास ही भाग के आएंगे, तेरे बिज़नेस का नाम ज़्यादा दिन मेरे को फ़ायदा ही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा तेरे बिज़नेस का नाम फ़ायदा? क्योंकि तू ही सामने काम कर रहा है ना। तो अगर तू मुझे तेरे बिजनेस की गुडविल भी सेल कर रहा है तो मैं तेरे को रोकूंगा कि तू ये काम आने वाले इतने टाइम तक नहीं करेगा, जब तक जितना पैसा मैंने तुझे गुडविल खरीदने के लिए दिया है मैं इतना रिकवर कर लूंगा, ताकि तू अगेंस्ट भी आ जाए तो मुझे नुकसान नहीं हो। तो यहाँ पे रिस्ट्रेन वैलिड होता है। तो जब कभी भी आप अपने बिजनेस की गुडविल बेचते हो, बायर आपको रोक सकता है टू यूज गुडविल और नेम। तो बायर आपको बोल सकता है कि अब आप ये नाम यूज नहीं करोगे, आप ये काम नहीं करोगे इतने टाइम तक के लिए या फिर इस एरिया में। वो आप दोनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट है, अगर आप अग्री करते हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। पार्टनर्स एग्रीमेंट, अच्छा मैं और विकास सर आज यस अकेडमी में पार्टनर्स हैं। विकास सर को मैंने बोला कि मैं विकास सर मैं यहाँ CS पढ़ा रहा हूँ, आप भी CS पढ़ा रहे हो, हम जब तक पार्टनर्स हैं हम कभी भी कहीं और किसी जगह पे जाके CS को नहीं पढ़ाएंगे एक्सेप्ट यस अकेडमी। अब ये भी रिस्ट्रेन इन ट्रेड है, पर क्या ये वैलिड है? आपने कहा सर वैलिड है, ये तो पार्टनर्स एग्रीमेंट है, आप दोनों पार्टनर्स हो, अगर आप अलग अलग जगहों पे जाके पढ़ाओगे तो यस का लॉस होगा। तो ये आप रिस्ट्रेन लगा सकते हो, और अगर कोई भी इसको तोड़ता है तो हम एक दूसरे के ऊपर क्लेम सेट करेंगे कि आपने बाहर जाके कहीं भी पढ़ाया हो वो सारा पैसा यस अकेडमी को मिलना चाहिए। श्योर इनफ एंड सिंपल। थर्ड इज सर्विस एग्रीमेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन पर्सन इज अंडर सर्विस। अच्छा मेरे को यस ने, मान लो कि मैं यस का पार्टनर नहीं हूँ, मुझे यस ने सर्विस पे रखा है, नौकरी पे रखा है, और मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, तो क्या विकास सर बोल सकते हैं कि टिल द टाइम आप यस को सर्विस दे रहे हो आप किसी और क्लास में CS नहीं पढ़ाओगे? एंड ऑब्वियसली मैं और किसी क्लास में CS नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज दिस विल बिकम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दिस विल बिकम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट अप इज सोल सेलिंग अग्रीमेंट। नेक्स्ट अप इज सोल सेलिंग अग्रीमेंट। मैंने ही आपसे अग्रीमेंट किया था जहां मैंने बोला था कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बेचूंगा, आपके अलावा किसी और को नहीं बेचूंगा। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसके लिए अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यस अकेडमी ने मेरे साथ सोल सेलिंग अग्रीमेंट कर रखा है। यस अकेडमी ने मेरे साथ सोल सेलिंग एग्रीमेंट कर रखा है। कैसे? उन्होंने कहा जब EBCL की बात आएगी, JIGL की बात आएगी, SBC की बात आएगी, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग की बात आएगी, गवर्नेंस की बात आएगी, तो चिराग ही इकलौता बंदा होगा, वापस सुनना, चिराग ही इकलौता बंदा होगा जिसके वीडियोस हम सेल करेंगे। अब सुनना, इसके लिए वो लोग सिर्फ मेरे को ही सेल कर रहे हैं, तो मैं उनको मेरे वीडियोस का मेजॉरिटी पैसा देता हूँ, मतलब अच्छा शेयर देता हूँ कि भाई क्योंकि आप सिर्फ मुझे ही सेल कर रहे हो तो आप ज़्यादा शेयर लो।
ठीक है, ये मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मेरे वीडियोस कहीं और नहीं मिलेंगे। आप जोर लगा के देख लो, किसी भी प्रोफाइल पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई भी पेज पे चले जाओ, मेरा कोई भी वीडियो कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ यस एकेडमी के पेज पे मिलता है। अगर मैं आपको डायरेक्टली भी सेल करूंगा ना, तो वो फॉर्म यस के पास जाता है और यस आपका वीडियो प्रोसेस करता है। क्यों? क्योंकि मैंने यस के साथ सोल सेलिंग एग्रीमेंट किया है कि मेरे वीडियो या तो यस से बिकेंगे या तो कहीं से नहीं बिकेंगे। ऑन द कॉन्ट्री, सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी मेजॉरिटी टीम का यही कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ फैकल्टी का ना हो तो अलग बात है, पर मेजॉरिटी का यही है। सो व्हाट इज हैपनिंग, सोल सेलिंग एग्रीमेंट है। तो उन लोगों ने मेरे पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि मैं मेरे वीडियोस कहीं और सेल नहीं करूंगा, एंड दैट्स कंप्लीटली राइट, क्योंकि वो मेरे सेल कर रहे हैं, दैट्स सोल सेलिंग एग्रीमेंट। दिल बेचारा इज अवेलेबल ऑन हॉटस्टार, और कहीं तो नहीं है ना, क्योंकि उन लोगों के बीच में सोल सेलिंग एग्रीमेंट हुआ है। अग्रीमेंट बिटवीन मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, तो अगर ट्रेड यूनियन ने एक साथ में आके एक एग्रीमेंट किया है कि भाई हम लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे, इसके अलावा कहीं और काम नहीं करेंगे, सो दैट्स वैलिड। उसमें एक ट्रेड यूनियन का बंदा दूसरे यूनियन को, दूसरे बंदे को रोक सकता है कि भाई आप और कहीं काम नहीं करोगे, हम एक ट्रेड यूनियन का पार्ट है। दैट्स इट, दीज वर एक्सेप्शंस जो मुझे आज कवर करने थे। आज के लेक्चर के लिए अपने बहुत कुछ पढ़ लिया है। कल अपन आगे बढ़ेंगे एग्रीमेंट विच इज अनलॉफुल इन पार्ट, उसका क्या ट्रीटमेंट है। बट यहां तक का वीडियो आज ही खत्म करना। रात को टेलीग्राम पे ढेर सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आज आने वाले। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर था। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि कितना मिस किया मेरे को और लेक्चर कैसा लगा। तो आज के लेक्चर में बैठने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से बने रहिएगा, मिलते रहिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।